उस मैदान में अब कोई आदेश नहीं दिया जा रहा था। ना कोई नगाड़ा बज रहा था, ना हाथियों की चिंगाड़, न दाहिर की सेना में कोई ये कह रहा था कि राजा अभी लड़ रहा है, क्योंकि राजा अब लड़ नहीं रहा था। राजा दाहिर गिर चुका था। जिस हाथी पर बैठकर उसने युद्ध की अगुवाई की थी, वो सफेद हाथी अब मैदान से दूर था और सिंध का राजा अपनी सेना के बीच में नहीं, बल्कि रणभूमि की मिट्टी पर पड़ा था। उसका सिर काट लिया गया था और उसका साथ देने वाला जो लोग थे वो मारे जा चुके थे। लेकिन उस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो जीता वो केवल एक युद्ध था। सिंध अभी जीता नहीं गया, क्योंकि दाहिर के बाद भी रावर खड़ा था। उसके भीतर दाहिर का परिवार था, उसके भीतर सैनिक थे, और दाहिर का बेटा जयसिम्हा अभी जिंदा था। यानी राजा मर गया, लेकिन राज्य अभी सांस ले रहा था। और उस राज्य को खत्म करने के लिए कासिम को अब एक और लड़ाई नहीं, बल्कि उस राज्य को खत्म करने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी थी। एक किला, फिर दूसरा किला, फिर तीसरा किला, कहीं 2 महीने की घेराबंदी, कहीं स्थानीय सहयोग जिसको आप धोखा कह सकते हैं, कहीं समझौता, कहीं सूचना मिलती है, कहीं भीतर से दरवाजा खुल जाता है धोखे से। और इन सब के बीच में लोग मारे जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, परिवार लूटे जाते हैं, खजाने, और बदलते रहते हैं धार्मिक स्थल। आज की कहानी दाहिर की मौत से शुरू होगी और ब्रह्मनाबाद के उस किले तक जाएगी, जहां तलवार से पहले भीतर की राजनीति ने कासिम के लिए रिश्ता बनाया। नमस्कार, धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम छठे उस पर जा रहे हैं, राजा दाहिर के। क्योंकि मैं थोड़ा छोटा आपको बता रहा हूं, वरना विस्तार से इसका वर्णन है। राजा दाहिर मरा उससे पहले की लड़ाई का भी विस्तार के साथ वर्णन है, चचनाह मामा। लेकिन हम अलग अलग तरीके से, चूंकि धीरे से ये सीरीज शामिल हो सके, इसलिए हम आपके साथ कह रहे हैं। चचनामा के उपलब्ध ट्रांजिशन में दाहिर की मौत के बाद जयसिया और दाहिर की रानी परिवार के रावर में जो रहने का वर्णन है, जयसिम्हा पहले यही लड़ना चाहता है। क्योंकि राजा का बेटा है, वो बाहर निकलता है, लेकिन यही मंत्री सीसाकर उसको समझाता है। याद रखिए, ये मंत्री आगे जाकर और बड़ा दगा करने वाला है। जब पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल रही है, तब ये धर्म बदलने वाला है, धर्म बदलने वाला और मौका बदलने वाला है। लेकिन अभी ये साथ में है। वो कहता है कि अगर जयसिम्हा अभी लड़ेगा तो वो सिंध के आगे प्रतिरोध करने वाला कौन होगा। अभी उसको जाकर रहना होगा। ब्रह्मनाबाद इसलिए चुना जाता है क्योंकि राजा की राजधानी उस वक्त इसी को कहा जाता है। दाहिर के पूर्वज यहीं से राजा बने थे और वहीं राज्य की ट्रेजरी और स्टोर थे, तो वहां के लोग उसके परिवार के समर्थक भी थे। ये पहला मोड़ है। दाहिर की मृत्यु के बाद जयसिम्हा भागकर अपनी जान बचाने नहीं जा रहा था, वह प्रतिरोध का अगला केंद्र बचाने जा रहा था। लेकिन रावर में पीछे कौन रह गया? दाहिर के परिवार की लड़कियां, महिलाएं, परिवार के लोग और सैनिक। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों रावर की घेराबंदी। चूंकि जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये किनारे पर आके लड़ी गई थी। उधर से सेना ने सिंधु पार किया और इधर से किले से बाहर आके रावर, जो लगभग 3 फरलांग के करीब का इलाका था, उसको पार करके दाहिर ने ये युद्ध लड़ा। तो वहां मारा गया, लेकिन किला तो पीछे रह गया। तो आपको किला तो जीतना होगा। और इसके लिए फिर मोहम्मद बिन कासिम, कटा हुआ सर, और वहां लोगों के सर काट के जो मुख्य लोग थे उनके सरों को रख लिया गया, क्योंकि इनको बाद में तोहफे के तौर पर भेजा जाना है। तो कासिम अगर कितनी दूर आ चुका, पहले तो हम ये देखें इस बड़ी लड़ाई के लिए। आप याद रखिए, इसमें भी लोगों ने धोखा दिया था राजा को। हम लोग इसको वास्तव बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि देवल से रावर तक कितनी दूर तक वो आ चुका है। अगर आप इसको देखेंगे, इस पूरे मैप को, तो आपको दिखेगा कि ये यहां से देबल से शुरू करता है, नैरून तक आता है, और नैरून से फिर सबिस्तान जाता है, और फिर रावर तक आता है। ये एक रास्ता है जो 712 के अभियान का है। इसको आप अभी मॉडर्न उसमें मत देखिएगा, लेकिन ये एक तरीका बताता है कि
अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दोस्तों इतिहास फिर आगे क्या होता है इसमें। ये आपको आधुनिक भूगोल का ये आधुनिक नुस्खा तो नहीं है, लेकिन जो पुराने उसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि देवल में जो पहला कासिम की सेना इतना लंबा एक्सपीडिशन पार कर चुकी कि किलोमीटर में भी उसका मैंने मैप में जगह दिया है। देवल पर जो समुद्री मोर्चा, फिर नैरून, फिर सिबिस्तान, फिर मेरान पार करने के बाद अब रेवर यानी दाहिर से टकराव कासिम की यात्रा का आरंभ नहीं था, मिलिट्री प्रिपरेशन और पेनिट्रेशन की एक बड़ी कहानी थी। अब रावर के अंदर क्या चल रहा है ये समझना है, क्योंकि रावर कोई खुला हुआ गांव नहीं था, एक फोर्टिफाइड पोजीशन थी और दाहिर के मरने के बाद इसमें प्रतिरोध बचा हुआ था। चचनामा की अलग अलग परंपराएं रावर की फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में अलग अलग आंकड़े देती हैं, लेकिन रावर के किले में लगभग 16,000 लोगों के होने और उनके मारे जाने का विवरण मिलता है। 15,000। कासिम ने किले को घेर लिया और अब युद्ध खुली जमीन पर नहीं था, अब दीवार और सेना आमने सामने थी। रावर की दीवार कैसे टूटी ये भी है, क्योंकि वो सीधा हमला कर रहे थे, मंजनीक भेज रहे थे, नाफ्ता फेंक रहे थे, दीवार की कमजोरियों को ढूंढ रहे थे। क्योंकि दीवार इतनी मजबूतें थी कि उनको मजबूत में थी कि उनको मंजनीक नहीं तोड़ पा रही थी। तो फिर क्या, ये सीज लंबा खिंचता जा रहा था और ये युद्ध था जिसमें तलवार से ज्यादा जरूरी था उन किले की संरचना को समझना। दोस्तों, यहाँ कहाँ दीवार कमजोर है, कहाँ नीचे से खोदा जा सकता है, कहाँ से प्रोजेक्टाइल ऊपर से आ सकता है और कब असाल्ट किया जा सकता है। इस चर्चनामा ट्रेडिशन में वेस्टर्न के टूटने और उसके बाद किले का पूरा कब्जा है। लेकिन एक सवाल है कि किला टूट गया क्योंकि किले में दिन भर मंजनीक बजती थी, रात में वो जो नमक और उस सोरे से मिला हुआ पानी वो वहां से भरा जाता था। बहुत सारा डिटेल में बताया गया कि इस तरह से किले को कमजोर किया गया। लेकिन अब हम अंदर की महिलाओं का देखते हैं, क्योंकि ये वो क्षण है जब युद्ध सैनिकों से आगे बढ़ के समाज के अंदर घुसता है। चचनामा में बताया जाता है बाइया मेन नाम की महिला महिलाओं को इकट्ठा करती है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट उसको उसकी बहन बताती है दाहिर की, कुछ उसको पत्नी बताती है। लेकिन घटनाक्रम यह है कि यहां से जैसिमा जा चुका है, कासिम आ चुका है और बच निकलने की उम्मीद बिल्कुल कम है। और तब हिंदुस्तान का एक पहला, जिसको जौहर बाद में कहा गया, लेकिन अग्नि जो कुंड में स्नान करना महिलाओं का, वो पहला हो चुका। और ये याद रखिएगा कि ये अग्नि कुंड का स्नान तब हो रहा है जब देवल जीता जा चुका, रास्ते में भी किले में वो इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं, बेटियों को गुलाम बनाया जा चुका, उनके साथ जो किया जाना होगा वो इतिहास में लिखा हुआ है, आप उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं उनकी जानवरों जैसी हरकतों को देखने के बाद। तो ये शरीर के साथ, मृत शरीरों के साथ क्या किया जाता है, इसने डरा दिया था उन महिलाओं को। और अब लकड़ी, कपास, तेल वो इकट्ठा करती है रानी और कहती है कि अब यहां से हमारे बचाव की कोई गुंजाइश नहीं, जो जाना चाहे वो जा सकती है। वो ये भी कहती है कि जिनको जाना है वो जा सकती हैं, चाहे तो समर्पण कर सकती हैं, लेकिन जिनको अपने पर पूर्वजों और पतियों से मिलना है वो यहां साथ चले। और फिर सामूहिक आत्मदाह होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, ये घटना सामने रख रहा हूं। आप ये सोचिए कि आपकी यहां तक पहुंचने की यात्रा कितनी मुश्किल है। राजा दाहिर का मैं अगर चचनामा से ओरिजिनल पढ़ देता हूं, वो बहुत लंबा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसको ठीक लगे। राजा दाहिर का सिर इराक ले जाने के लिए सरम बिन अबी सारम हमदानी को दिया गया, अबू कैस को उसके साथ भेजा गया, दूसरे लोगों को साथ भी बताया गया। हिंद के वडेरे और बहादुर जिन्होंने बड़े गर्व और आत्मविश्वास से युद्ध किया गया, उनकी सूची भेजी जा रही है, साथ में उनके सिर भी भेजे जा रहे हैं। आप में से उसने फिर उनसे पूछता है, लंबी बातचीत है, वो अपनी कहानी सुनाते हैं, फिर हजाज का पत्र देते हैं, हजाज को पत्र देते हैं, फिर वो उसके बाद देता है। काब बिन मुशरफ बाद में इन सिरों को लेकर खलीफा के पास जाता है। उस दिन की लड़ाई में विजय प्राप्ति की कुछ निशानियां लाई गई। राजा दाहिर का कटा हुआ सर और ठाकुरों के सर लाए गए। ये सब हजाज ने एक दस्ते के साथ खलीफा के यहाँ भिजवाया और उसी टोली को मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजा था। इसी दस्ते के साथ गुलाम भिजवाए गए थे। इसमें बड़ी संख्या शाही परिवार की लड़कियों की थी। ये गुलामों में राजा दाहिर की जब खलीफे के सामने सब आ गए तो राजा दाहिर की भांजी को बुलाया। उसको देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। वह लड़की असाधारण रूपवती थी। खलीफा ने कहा, काब यह लड़की शहजादी है, बहुत सुंदर है, तुम इससे विवाह कर लो। काब नौजवान था, उसने तुरंत उससे शादी रचा ली। वो
ये बात उसके बाद जयसिंह और ये कुछ लोग रावण के किले में रह गए, ये अलग बात है। मंत्री उसको क्या कह रहा, मोहम्मद बिन कासिम ने, रानी बाई ने, मैं जो उसका बता रहा हूं, रानी बाई ने किले की सब स्थितियों को इकट्ठा करके कहा कि हम, जय सिंह हमसे अलग हो गया, उसने कहा जो जाना चाहे जा सकती हैं, और सब स्त्रियों ने एक साथ मरने की इच्छा व्यक्त की, एक भी बाहर नहीं गई, और सबने एक मकान में इकट्ठा होकर उस महल को आग लगा दी, वो सब भस्म हो गई। यह है जोहर की रस्म हिंदू, ये चचनामा में लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने किले पर अधिकार कर लिया, 3 दिन तक रुका रहा, 6,000 लोगों का कत्ल किया गया। किले का दरवाजा टूटता है तो मैं उसको उसी हिसाब से, जो एलियट डाउसन ने इसका अनुवाद किया उसके साथ मैं आपके पास जाता हूं। पुट 6,000 फाइटिंग मैन टू द सोर्ड, योर सोर्स कहता है 16,000 लोगों का कत्ल हो गया। एक 6,000 फिगर देता है, एक 16,000 है, और हम इनमें से किसी भी संख्या को आधुनिक वेरीफाई नहीं कर रहे। आप लोग सोच सकते हैं इसके बाद उनके डिपेंडेंट, उन वाइफ्स, चिल्ड्रन और बच्चे, वो सब जो उनके लोग थे, गुलाम बनाए गए। अब ये लूट है जो हम लोग कह रहे हैं, डेथ ऑफ द स्लेव्स। रावर के उसमें चचनामा में बाकायदा मैं ये बताऊंगा सारा है कि सारे डिटेल्स दिए गए हैं, मैंने उसको मैप में भी दिया गया है। कैश स्टफ व्हिच आर टेकन, यानी केवल आधुनिक इंटरप्रिटेशन नहीं, सोर्स खुद बता रहे हैं कि युद्ध में लूट की संपत्ति को अलग अलग रखा गया। एक खजाना था, एक जमीनें थी, हथियार थे, बंदी थे। 30,000 प्रिजनर्स का आंकड़ा आता है दोस्तों। 15,000 का कत्ल करते हो आप और 30,000 को बंदी बनाते हो, और जिसमें 20,000 महिलाएं और बच्चे हैं। तो आप ये अंदाज लगा सकते हो कि दुनिया में कितनी महिलाओं को, हिंदुस्तान की हिंदू महिलाओं को इस्लामिक इन्वेडर्स ने गुलाम और सेक्स स्लेव बनाकर दुनिया की मंडी में भेजा होगा। ये सिर्फ एक आंकड़े हैं, इससे आगे चलते हैं। इसमें चीफ की बेटियों का भी आता है, और चूंकि राजा दाहिर का मैं बता देता हूं, विजय का मतलब अब आप ये समझ लीजिए केवल एक जमीन पर झंडा गाड़ना नहीं था। विजय का अर्थ था वहां के लिए सैनिकों की हत्या, बचे हुए लोगों को गुलाम बनाना, राज के संपत्ति में कब्जा, और लूट को आपस में तब्दील करना। अब इराक में चूंकि मैंने बताया हाजिरा के साथ सब भेजा गया, चचनामा में इसकी बहुत बड़ा वर्णन मैंने कहा, लेकिन अभी कासिम अभी ब्रह्मनाबाद से दूर था, क्योंकि रावर के बाद बहरोर आना था, फिर ढलिया आना था, फिर ब्रह्मनाबाद। अब उस रास्ते को देखिए जिसको आप अक्सर अपने इतिहास में सिर्फ एक पेज में देख पाते हैं। मैं आपके साथ ये बताता हूं, ये रास्ता फिर आगे चलता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। यहां से देवल से देहरून, यहां से ये आ गया, रावर आना है उसको, दाहिर की सेना, उबैद, ये पूरा का पूरा ये किस तरह से धोखा दिया गया या कमजोर हुई वो है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये कौन सा ये रास्ता आगे आता है। ये देखिएगा, रावर से बहरूर, दाहिर की यहां मृत्यु होती है रावर में, फिर ये रावर का किला जीतते हैं, उसके बाद फिर ये बहरोर जाते हैं। यहां 2 महीने का सीज है, कोई एक दिन का सीज नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बस सीधा ब्रह्मनाबाद गया, नहीं, बुरी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इसीलिए मैं आपको ये लड़ाई का एक पूरा वर्णन देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इतिहास को समझा जा सके कि इतिहास ऐसे नहीं है जैसे आपके सामने आया। हजारों लाखों लोगों के खून से लिखा गया है ये इतिहास, जब आप आज ये कह पाते हैं कि आपका नाम धीरेन्द्र पुंडीर है। ये देखिए, उसके बाद डलेला लगभग 2 महीने यहां हुआ, फिर 6 महीने का लंबा जय सिम्हा तक। यानी ये कोई एक आसान विक्ट्री नहीं है। जिस तरह से वामपंथी इतिहासकारों ने आपके इतिहास को इतने में समेट दिया कि भाई रावर गिर गया और वो सब हो गया, लेकिन नहीं, रावर अभी गिरा है, लेकिन ब्रह्मानंद नहीं गिरा है, अभी बहुत शुरू होगा। अब ये जो यहां से कासिम बहरोर पहुंचता है, वहां उसे तत्काल विजय नहीं मिलती। घेराबंदी 2 महीने चलती है, दिन में सेना का एक हिस्सा लड़ता है, रात में दूसरा। पूरे समय मंजनीक बजती रहती है, दीवारों पर नाफ्ता लगातार बम्बार्डमेंट, उसी को कहा है बम, उस समय उस तरह के नहीं थे। आखिर में दीवारें गिर जाती हैं, योद्धा मारे जाते हैं, गुलाम और भारी लूट। ट्रेडिशन में बहरोर की सीज और उसके बाद का वर्णन बहुत बड़ा है। सिंध की रक्षा का, भाई सिंध की रक्षा सेना एक के बाद एक टूट रही थी, लेकिन वो घुटने नहीं टेक रही थी। जहां भी जो लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे। अब चूंकि मैं इसके बाद आपको ये बता देता हूं कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि उसने शाही राजकुमारी को, फिर उसके बाद ये राजा दाहिर नहीं रहे, तो फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भरूर और धलेला जाता है। 16,000 जंगी योद्धा यहाँ थे,
मोहम्मद बिन कासिम ने 2 महीने तक लड़ाई किया, रात के समय मसालों के तीर, और अंततः किले की दीवार, बचे हुए लोगों को बंदी बनाया गया, बहुत सारी धन संपत्ति, 5वां हिस्सा हमेशा की तरह खलीफा को भेजा गया। और जब ये चल गया तो लोगों को लगा धलेला वाले का जो लक्ष्य है, उन्होंने 2 महीने तक हालांकि लड़ाई लड़ी, लेकिन जो व्यापारी गण थे वो निकल गए शहर से। फौजी पेशे वाले लोग लगे रहे, जो अब जो फौज पे गालियां देते हैं ना, उनको समझना चाहिए उनके मुंह में राख होनी चाहिए दरअसल। लेकिन आप समझिए कि वो रुके रहे ताकि अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें। मोहम्मद बिन कासिम ने किले को घेर लिया और बाहर से कोई सहायता आ नहीं पा रही थी किले के अंदर लोगों में। आखिर में उन्होंने तय किया कि वो आखिर तक लड़ेंगे, और उन्होंने दरवाजा खोला, अपने शरीर पर गुलाब का पानी और दूसरे इत्र लगाए और कफन जैसे कपड़े पहने और अपने कुटुंब के साथ किले से बाहर निकले। और किले के बाहर दरवाजे पर कोई रमल नाम के देश का कोई शहर था, उन्होंने मुसलमानों से नजर बचा के कुछ लोगों ने रास्ता पार किया और कुछ लोग भागते हुए, जितने पकड़े गए सबको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ का पूरे के पूरे शहर और माले गनीमत इकट्ठा हुआ, और फिर ये हिजाज। इसके बाद पहली बार चिट्ठी लिखी जाती है तमाम बादशाहों को, हिंदुस्तान के राजाओं को, बादशाह शब्द इस्तेमाल गलत होगा, तमाम राजाओं को चिट्ठी लिखी जाती है कि अब आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। और तब याद कीजिए राजा दाहिर का वो वजीर, जब वो ये सुनता है तो वो अपने विश्वसनीय आदमियों को मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजता है और कहता है यदि उसकी जान बख्शी जाए तो वो फरमाबदारी के लिए तैयार है। और उसके बाद वो जो है मोहम्मद बिन कासिम के पास आ जाता है, कुछ मुस्लिम औरतों को लेके आता है जो समुद्री डाकुओं के कैद में थी, और वो पहले आजाद जो हुए थे दास पहले बारे में उसमें शामिल नहीं थी। स्याकर का अच्छा स्वागत किया गया, उसे इनाम उपहार दिए गए, और फिर उसको वो पूरी जिंदगी उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और फिर वो उनकी रहबरी करने लगा। अब इसके बाद बनोना नाम का वो आके उसने कहा अब नाव इकट्ठी करो और यहाँ से फिर ब्रह्माबाद चलो। ये अब चलते हैं वहां ब्राह्मणाबाद। लेकिन हम लोगों ने उससे पहले धलेला का जिक्र आपको जो बताया है, मैं इतिहास का बीच बीच में आपको किताब से भी इसलिए बताऊंगा क्योंकि यहाँ किताब के रेफरेंस दे रहे हैं। कासिम अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। 2 महीने की घेराबंदी के बाद चूंकि मारे जाते हुए लोग फिर यहाँ से, अब मैप पर सवाल था कि रावर से ब्रह्मणाबाद कितनी दूर है। हमारे पास कोई गूगल मैप वाली एंशिएंट रोड तो है नहीं आजकल, तो इसीलिए हमने जो आपको तीनों मैप बना के दिए, बहरोर में 2 महीने, हम सिर्फ टाइम बता सकते हैं, और धलिया 2 महीने, ब्रह्मणाबाद 6 महीने की, लगभग 10 महीने का युद्ध काल है। लेकिन रावर से ब्रह्मणाबाद का ट्रेवल टाइम नहीं, ये युद्ध काल है। अब अगर आप ब्रह्मणाबाद देखेंगे तो एक शहर के चारों तरफ आपको सीज लाइन दिखाई देगी, जो आपको दिखाई देती है एक तरफ जयसिम्हा, दूसरी तरफ कासिम, और तीसरी तरफ सिंध की सप्लाई लाइन। जयसिम्हा ने ब्रह्माबाद को केवल पीछे बैठ के नहीं लाया, उसने क्या किया, बाहरी सहायता जुटाने की कोशिश की, अपने रिश्तेदारों को संदेश भेजे और सब चीजें की बड़ी जबरदस्त तरीके से। और उसने कहा कि भाई अब मैं, और उसको अलग अलग जगह से मदद भी मिलनी शुरू हुई। लेकिन आप जब कासिम की सेना बाहर थी, जयसिम्हा की तरफ से रेजिस्टेंस चल रहा था, सप्लाई प्रेशर था, फिर बाहर से सहायता मिलती है। जब वो पूरी तरह से टूटने वाला था, कासिम की सेना रोकर भागने वाली थी क्योंकि खाना नहीं था, घोड़े मर रहे थे, फिर याद कीजिए वो मौका विसाया फिर वापस आता है। यहीं से युद्ध का चरित्र बदलता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि इतिहास सिर्फ उतना नहीं जितना आपको पढ़ाया गया, ये इतिहास ही उल्टा लिखा गया। इतिहास में इन हत्यारे बर्बर बलात्कारियों को कोई शासक के तौर पर नहीं, हमलावर डकैतों के तौर पर लिखा जाना था मौका बसाया का नाम किसमें, उसमें जो गद्दार हैं, जिसमें आपने फिर बाद में मीर कासिम, जगत सेठ और उनको रखना शुरू किया, जयचंद को। ये सूचना नहीं दी उसने। जब वो आता है मौका कासिम को कहता है कि यदि तुम ब्रह्मणाबाद छोड़ दोगे तो तुम फिर इस हिंदू को जीत का ख्वाब खो दोगे, क्योंकि यही मेन शहर है। और फिर वो ये बताता है, जब वहां पहुंचा हुआ है, वो कहता है कि हम बुरी तरह फंस गए, राजा जयसिम्हा जो है हमारे आसपास की सप्लाई लाइन काट चुका। तो मौका के आदमी अंदर भी मौजूद थे। मौका का भाई जो है खुद, जब मौका जाके इससे मिल लिया कासिम से, तो मौका का भाई खुद पहुंचा राजा दाहिर के पास और उसने कहा साहब ये तो बहुत गलत हो गया, वो तो देशद्रोही निकला, मैं देश के साथ लड़ूंगा। तो बेट का जो रियासत है उसको दी जाती है और वो भी विश्वासघाती निकलता है। तो आप समझते रहिए। अब तीसरे नक्शे पर जब हम लोग जाएंगे
चचनामा ट्रेडिशन में कुछ लोगों के कासिम के बीच का एक अरेंजमेंट मिलता है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि योजनाएं बनाते हैं। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि वो केस कैसे होता है, वो भी मैं आपको इसी किताब से पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वो लंबा है। क्योंकि जब वो ब्रह्मनाबाद पहुंच जाते हैं और ये मोहम्मद बिन कासिम ने एक विश्वसनीय आदमी को मौका के पास भेजा और कहा कि भाई जय सिंह ने उसको बहुत परेशानी में डाल रखा, किसी तरह रुकवाओ, तो उसको सबसे बड़ी सूचना देता है मौका, कहता है कि सार वो तो आपके सामने के बराबर में युद्ध कर रहा है, उसे अपने भरोसे वाले सिपाही लेके भरो और मारो। तब वो वहां से मोहम्मद बिन कासिम तुरंत इस बात के बाद तो कई सारे लोगों को भेजता है और वहां से जय सिंह को भागना पड़ता है और वो भाटिया छोड़ दिया, रेगिस्तान पार करके औटा अखाया आता है। 6 महीने तक चलता रहता है। लोगों को ज्ञात है कि जय सिंह यहाँ नहीं है। तो अब जयसिंह के बाद की हलचल शहर को पता नहीं चल रही है। शहर के वडेरों में, यानी जो बड़े लोग थे, आज भी वडेरे कहा जाता है, आप जानते होंगे पाकिस्तान में जिनपे हजारों हजारों बीघों की खेतियां हैं उनको वडेरे कहा जाता है। वो जो बड़े व्यापारी थे वो इकट्ठे होते हैं और वो इस तरह बातचीत करते हैं कि अरब का लश्कर तो आ रहा है, राय दाहिर मर गया, 6 महीने से हमें अरबों ने गोद का, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अब हमारा कोई मुकाबला नेतृत्व करने वाला नहीं, आओ हम मिलके सब किले से बाहर चले और लड़ते रहें, और अगर यूं सलाह स्थापित हो, हमारे मर्द जो हथियार जानता है वही मारे जाएंगे, यदि सुरक्षा का आश्वासन मिलता है तो हम क्यों नहीं ये पूरा किला उसके हाथ में दे दें, अरबों के हाथ में दे दें। तो वो लोग सारे मोहम्मद बिन कासिम को चिट्ठी लिखते हैं और उसको कहते हैं कि भाई हम लोगों को अगर आप दया से छोड़ दो तो हम ये किला आपको दे सकते हैं। अमीरों से बातचीत होती है। मौका बसाया ने कहा हिंद के सारे शहरों में, मैं जो आपको बता रहा था कि अगर ये कब्जा आ गया तो आसपास के लोग राय दाहिर के वंशजों के साथ अपना रिश्ता नहीं रखेंगे, ये मौका ने बताया। और मौका बसाया ने कहा और कहा कि अब ये हथियार डाल देते। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि भाई इधर से ऐसा संबंध आया, अब आप क्या करें, हम क्या करें, कि उन्होंने कहा है कि हम युद्ध करने के लिए बाहर निकलेंगे और आप हम पर हमला करना, हम भाग जाएंगे लेकिन किले का दरवाजा बंद नहीं करेंगे। तो ये सुनते ही हजाज ने मंजूरी दे दी। अब अरब लश्कर ने हमला किया और ब्राह्मणाबाद का लश्कर किले में घुस गया, दरवाजा खुला छोड़ दिया गया और अरब इस तरह से अंदर चले गए। ये आप समझिए। इसके बाद ये एक कहानी है, क्योंकि रानी की कहानी दूसरी तरफ जुड़ती है, पहले मैं इसको अलग अलग देखूंगा। लेकिन रावर की आग में महिलाएं मर गई थी, लेकिन यहां दाहिर की पत्नी लाडी और उनके साथ जो मरने वाली महिलाएं थी उनको जब वो जलाने वाली थी, उसी वक्त ये चूंकि पता चल चुका था अरबों को कि अगर ये जल के मर गई तो लूट में क्या हासिल होगा, वो तो औरतें और पैसे के लिए आए हुए थे, तो वो कन्वर्ट करना था उन लोगों। तो वो एकदम से जो रक्षा करने वाले थे उनको मारता है और उसमें दाहिर की पत्नी लाड़ी किले में पकड़ी जाती है, दाहिर की 2 बेटियां भी है उन्हें भी पकड़ी जाती हैं और उन्हें अलग रखने प्रिजनर के एक हिस्से के रूप में वो हजाज से भेजी जाती हैं। मेडिवल वॉरफेयर में रॉयल वुमेन केवल परिवार नहीं मानी जाती थी। ये ऐसा ये लिख रहा है चूंकि इसको वो करना है, बैलेंसिंग करनी है, लेकिन असली कहानी ये है विजय की राजनीतिक संपत्ति और ट्रॉफी पॉलिटिक्स का हिस्सा, ये इस्लामिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। उन्हें सत्ता के केंद्र के धार्मिक स्थलों का क्या हुआ, सिविलाइजेशन का परिवर्तन केवल लोगों को मारने और पकड़े जाने से नहीं समझा जाता। सत्ता बदलती है तो धार्मिक संस्थाएं बदलती हैं दोस्तों, प्रतीक बदलते हैं। चचनामा में सीधे तौर पर नैरून में बुद्ध मंदिर को तोड़ के मॉस्क बनाने का जिक्र है। कासिम हजाज के कोरस्पोंडेंट रिपोर्टिंग पैसेज में है कि मूर्ति पूजक मंदिरों की जगह मॉस्क और प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाए गए हैं। खुतबा वहां जारी हो चुका और इस्लामिक कॉल ऑफ प्रेयर यानी अजान वहां चल रही है। ये केवल भूगोल की विजय नहीं, सत्ता के साथ धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन शुरू हो गया। ये हर मंदिर को जिस तरह से बदला जा रहा है, तो यहां अब आप समझ सकते हैं कि रावर की दीवारें, जौहर की आग, मारे गए फाइटिंग मैन, बंदी बनाई गई महिलाएं, औरतें, बच्चे, 30,000 प्रिजनर्स जिनको 60,000 भी कहा गया है, दाहिर का सर, बरूर की 2 महीने की घेराबंदी, धलिया की 2 महीने की घेराबंदी, परिवार रात में भागे, लेकिन ब्रह्मणाबाद की 6 महीने की घेराबंदी और मौका की इंटेलिजेंस ने पूरी की पूरी ये बदल दी और ये बंदियों का डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा। सभ्यता केवल राजा के बदलने से नहीं बदलती, इसीलिए जब राजा हिंदुस्तान में एक दूसरे को हराते थे दोस्तों, तो सभ्यताएं नहीं बदलती, वो तब बदलती है जब राजनीतिक सत्ता बदलती है, सैनिक एलीट बदलता है, राजस्व व्यवस्था बदल जाती है और युद्ध के बाद
राज्य की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा या तो माइग्रेट कर दिया जाता है या गुलाम बना लिया जाता है। उसके बाद जब राजनीतिक धार्मिक स्थितियां बदल जाती हैं तब धार्मिक प्रतिष्ठान बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले लोगों की स्मृतियां बदल जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दाहिर के बाद क्या हुआ, दाहिर लोक स्मृतियों में कैसे आया, ये भी हम करेंगे। ब्रह्मणानंद का आखिर में हम लोग आपको ये बताएंगे कि सारा कुछ इस पर है। अगली बार हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आगे ब्रह्मणानंद में क्या हुआ और किस तरह से सर भेजे गए, ये सब हम इसके आगे चलेंगे। मैं सिर्फ ये बता देता हूं, हथियारबंद लोगों को बंदी बनाया गया, जिन्होंने धन दिया, दया भीख की माफी मांगी, उनको मौत दी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने जो हथियार चलाने के काबिल थे उनका कत्ल कर दिया गया, उनके रिश्तेदार अनुयायी बंदी बना लिए गए, 30 से कम इस तरह से मारा। इस प्रकार बहुत सारे जतों को, जाटों को कहा जाता है, मार दिया गया। बहुत सारी न जाने कितनी सानी रानी लाड़ी के संबंध में कहा गया कि उसको पकड़ा गया और फिर ये पता नहीं चल पाया कि कौन कहाँ मारा गया। लेकिन कैदियों में सिर्फ व्यापारी, काश्तकार, कारीगर को छोड़ा गया। सारे फौजियों के सर मोहम्मद बिन कासिम की मौजूदगी में काट लिए गए और ये कई हजार लोग, यानी कुछ लोग इसको 16,000 कहते हैं। अगर ये आप ये समझ रहे हैं 16,000 आदमी उस वक्त, आप आज के आइडिया में मत लीजिए जब देश की आबादी पूरे देश की 2-3 करोड़ रही होंगी, उस वक्त अगर एक ही जगह पर 16,000 लोगों को काटा जा रहा होगा तो दोस्तों आप ये समझ के देखिए। अब हम वो मैप आपको दिखाते हैं जिस मैप के लिए मैंने आपके साथ शुरू किया था। शायद आप इस मैप से समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा पूरा इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ब्राह्मणाबाद के पतन से पहले की पूरी कहानी है। ये कितने किलोमीटर पर है, कितने किलोमीटर पर फिर यहाँ आया, उसके बाद फिर ये देखिएगा आपको दाहिर को धोखा देने वाले ठिकाने कौन कौन से हैं, ये पूरे हैं। और फिर ये पूरा लूट के बाद कितने बंदी और कितने, तो मुझे लगता है कि हमने आपको ये पूरा डिटेल आज इसी के लिए किया कि कई बार जब बादशाह हारते हैं या जब शहर हारे गए तो सभ्यताएं बदली कैसे, ये हमने आपको बताया। हजारों हत्याएं, हजारों ये, और अभी भी सिंध की कहानी तो दोस्तों बाकी है, क्योंकि सिंध के बाद फिर आगे कहानी चलेगी। अभी तो मुल्तान जाना है, अभी तो सिंध शुरू हुआ है। लेकिन इसी दौरान धोखे की अंतहीन कहानी आपको बता रही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और आगे ऐसी और कहानियों के लिए, बेहतर सीरीज के लिए आप हमको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।